ठीक है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र सैंपल पेपर, ठीक है, दैट इज 2020 और क्लास 8। ठीक है जी, देखिए चलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर राइट डिड है, यहाँ पे वेयर डिड होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, दिस इज वेयर डिड द सूफी मास्टर्स होल्ड देयर असेंबलीज। ठीक है बेटा, वेयर डिड द सूफी मास्टर्स होल्ड देयर असेंबलीज। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो। आंसर बता सकते हो कोई बच्चा क्लास में जो? हाँ जी, आदित्य कुमार बोलो बेटा। मैम कानकुआ। कानक्वा, उसको खानखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खान का। ठीक है, उर्दू में खानखा। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली, बट खान खा वो थोड़ा, उनका उर्दू का थोड़ा तो होता है। ठीक है, द टर्म इज देयर असेंबलीज, जो उनकी मीटिंग्स होती थी। ठीक है, देवर इन देयर खान खास। ठीक है, तो खान खास। ठीक है जी, हो गया, लिख लिया सबने? उदय, हर्षित, शांगवान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स? कौन बताएगा इसका आंसर? व्हाट डू यू मीन बाय क्या ना फॉसिल्स? मैम? हाँ जी बोलो। मैम the remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago is called fossils. वेरी गुड, एग्जाम्पल जरूर दिया करो फॉसिल्स में। ठीक है, जब भी ऐसा, Like a plant, these animals. नहीं, फॉसिल्स के एग्जाम्पल हुए बोन्स हो गया, शेल्स हो गई, रॉक्स हो गए सम। ठीक है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, वो बरिड फॉर्म में हमें जो मिलते हैं। ठीक है, लिखिए, अब फॉसिल्स कैन बी, फॉसिल्स आर द बरिड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, आर द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट लाइफ, एंशियंट लाइफ इन फॉर्म ऑफ, एंशियंट लाइफ उसमें सब कुछ हो जाता है। ठीक है, एंशियंट लाइफ। ठीक है, समझ गए आप? एंशियंट लाइफ दैट हैज बीन preserved, that has been preserved by natural process। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस। ठीक है जी, अब एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स में आप लिख सकते हो, लाइक शेल्स। एग्जाम्पल जरूर देना आपको इसमें। ठीक है, शेल्स हो गए, बोन्स हो गए। ठीक है, सम काइंड्स ऑफ स्टोन्स भी हो गए। ठीक है, माइक्रोब्स, स्केलेटन्स। ठीक है, वुड्स, हेयर, जो भी चीजें हमें मिलती हैं, जो भी चीज मतलब अभी तक प्रिजर्व की गई है, रह चुकी है। ठीक है, हो गया सबका, ये लिख लिया? हाँ जी, वंश, हर्षित। एन एग्जाम्पल इज मस्ट। अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो आपके 2 मार्क्स, मतलब टीचर कहीं पे मार्क्स काटने लायक नहीं रहता, कि आप उसको स्टेटमेंट के साथ साथ उसको ये भी दे रहे हो कि ऐसी सी ऐसी चीज होती है, हमने ये, समझ रहे हो मेरी बात? तो एग्जाम्पल्स आर द मस्ट फॉर एनी डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें एग्जाम्पल्स चाहिए, जिस क्वेश्चन के अंदर। वहां अब जब कुछ चीजों में एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां पर एग्जाम्पल्स बनते ही नहीं है, वहां जबरदस्ती एग्जाम्पल भी मत घुसाना। पता चले आप जहाँ पे जरूरत भी नहीं है वहां पर भी एग्जाम्पल्स दे दो। हो गया सबका? नोट डाउन कर लिया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, द क्वेश्चन इज, नेम सम इम्पोर्टेंट ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड इन द कॉन्फिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज स्टेटमेंट वाइज मत लिखिएगा कि पूरा लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे एक कॉलम बना लेना है, ऐसे करके यहाँ पर लिख दीजिए एनिमल्स, नाम बताइए कुछ एंड कॉन्फिडियस एनिमल्स के, और यहाँ पर ट्रीज बताइए। देर इज अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, बट कुछ स्पेसिफिकली आप लिख सकते हो, जैसे मैं आपको जो लिख रही हूँ, आप उन्हें नोट करना चाहो तो उन्हें नोट कर लीजिए। लाइक अगर मैं ट्रीज की बात करती हूँ, तो ट्रीज में मेरे पास जो है काफी सारे हैं, बट जैसे मैं लिख रही हूँ, पाइन हो गया। ठीक है, स्प्रूस। ठीक है, साइप्रस। ठीक है, कॉरी। ठीक है, रेडवुड, रेडवुड एक्चुअल। ठीक है, और आप इसमें एक चीज बहुत जरूरी जो है इस क्वेश्चन के अंदर, एक्सेट्रा जरूर लिखिएगा। इट कंप्लीट्स द आंसर। कि और भी है,
ठीक है, हमने 1 नंबर के हिसाब से आपको इतने लिख के दे दिए हैं, समझ आई? वंश, अंशुमन, ये एक्सेट्रा वर्ड यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट करता है। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपके पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं और वो लिस्ट खत्म नहीं हुई है और आप इतनी बड़ी लिस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, तो वहां पर एक्सेट्रा आपका आंसर जो है वो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अब आप एनिमल्स में लिख सकते हो मूज, ठीक है जी, माइस, डियर, ठीक है, फॉक्स एंड एक्सेट्रा, ऐसे तो बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है बेटा। हॉक है, ब्लूज है, आउल्स है, बर्ड्स भी है ना, बहुत सारी, हर तरीके के एनिमल्स है, बट हम लोग उसमें से मेन में नहीं लिखते। लिख लिया सबने? डन? हो गया बेटा सबका? प्लीज से यस और नो, समथिंग लाइक दैट, उससे पता Yes, चलेगा कि हमने ma'am. कर लिया है। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। एमएलएज क्या होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर चलो आप बताइए, क्या होता है एमएलए? आदित्य, वंश बताएगा, चलो बताओ वंश। Member of Legislature Assembly, ma'am. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोनों, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी आदित्य कुमार बोलो। मैम कुछ एमएलए मैम ऐसे होते हैं जो कि मैम जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है मैम उसमें वो दो काम कर सकते हैं। जैसे मैम उसमें मैम कोई मैम ये ये चीफ मिनिस्टर भी उसमें से उसमें कोई बन जाता है। और मैम वही जो आदमी है मैम वही खुद भी मैम कुछ भी बन सकता है मैम कुछ भी कुछ बन दूसरे सकता है, पोस्ट पे। स्वीपर भी बन सकता है, चलेगा? मैम सब नहीं मतलब दो तीन लोग मैम एक ही आदमी बन सकता है। देखो बेटा बात सुनो, आदित्य आंसर सही है आपका, बट आपको आंसर का पता नहीं है, क्या बोल क्या रहे हो, है ना? आपको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, पर पता नहीं है कर चल क्या रहा है, बस बोलना है आंसर। वेरी नाइस बेटा। आई एक्चुअली इस टाइप के बच्चे चाहिए जिनको पता तो है कम से कम, और वो बोल रहे हैं इतना। बेटा सब बोला करो आंसर्स, जब भी आपके आंसर्स की बात आती है ना स्क्रिप्ट में, तो ज्यादातर बच्चे पीछे हटते हैं, ठीक है। अभी आजकल की क्लासेस है, आजकल के जैसे बच्चों को लग रहा है हमारा तो गुरुकुल है नहीं, हम क्यों पढ़े फालतू का पेपर। अरे फालतू का नहीं है, आपको चीजें सीखने को मिल रही है, आपको आंसर्स लिखने को समझ आ रहा है, ठीक है। अब आदित्य ने जो बताया वो सही है, अब इसको समझो क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। गुड, ठीक है। देखो हमारे पास जैसे एमपी सुना है आपने, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सब समझते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, ठीक है, दे कैन बी फ्रॉम द ईदर ऑफ द पार्टी, है ना, ईदर ऑफ द पार्टी, फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। मैंने आपको समझाया था ना कैसे होता है रूलिंग पार्टी, और एक होती है आपकी अपोजिशन, है ना। और जो बंदे या तो वो अपोजिशन में है या वो रूलिंग पार्टी में जो बैठे हुए हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना। बात समझ रहे हो वंश, आदित्य, हर्षित, दीपक, अंशुमन, उदय? ये बात तो एग्जैक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोग अपोजिशन में बैठे हैं, कुछ लोग रूलिंग पार्टी में बैठे हैं, बट है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो फैक्ट है ना। अब जो रूलिंग पार्टी में बैठे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनमें से कुछ जो हैं वो क्या है? अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर उसको मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल की तरफ से, ठीक है, वो वहां पे रिप्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज बनाने में या रूल्स बनाने में या एक्सेट्रा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी में जो वाले एमएलए हैं, उनमें से कुछ एमएलए, सम एमपीज की बात कर रही हूँ फिलहाल तो मैं,
तो वो जो एमपी होते हैं वो क्या होते हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई आपका होम मिनिस्टर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? वो एमपी भी है, साथ के साथ उन्होंने एज अ मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हैं। बात समझ आ रही है सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स वो सब बनते हैं, है ना? ये बात सबको समझ आ गई। वहां पर जो पर्सन बैठे हैं, जो भी वहां पर बैठा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसकी खुद की एक क्वालिफिकेशन है, खुद का एक प्रोसीजर है टू इलेक्ट हिम, ठीक है। देन ही विल एबल टू सिट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ईदर ही इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ईदर ही इज फ्रॉम द अपोजिशन, ठीक है। आपके जो इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू ही हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाते हैं, ठीक है। नाउ, अब उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं उनको हम, उनमें से कुछ जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर अपने लिए अपनी मिनिस्ट्रीज देता है। समझ आया? जिनको स्पेशल एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, दैट आप लॉ बनाने में भी काम आओगे और साथ के साथ अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को भी हैंडल करोगे। दिस इज अबाउट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सेम व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये स्टेट की असेंबलीज हैं जो स्टेट में रूल्स रेगुलेशन जो सब बन रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमएलए, ठीक है। अब एमएलए जो है, ठीक है, उनमें भी सेम, अब वो जब अपनी उसमें असेंबलीज में बैठते हैं तो वहां पर भी सेम, वहां पे भी एक रूलिंग पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। अब रूलिंग पार्टी में आपका सीएम है, प्लस आपके कैबिनेट जिनको हम काउंसिल मिनिस्टर्स कहते हैं वो है। से स्टेट में भी एजुकेशन, फाइनेंस सब कुछ होता है, अलग से होता है, ठीक है। अब जो इनमें जो बैठे हैं उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो एज अ मिनिस्टर भी काम कर रहा है और एज अ मेंबर ऑफ एमएलए भी काम कर रहा है। तो अब जो सीएम था, चीफ मिनिस्टर था या फिर पीएम था, तो पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर बना, पर है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में इसलिए वो पीएम बना। उसी तरीके से जो सीएम है वो है तो एमएलए ही, ठीक है। क्योंकि वो एमएलए है तो वो सीएम बने। समझ आया? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? इस वजह से some MLAs have the dual responsibility, not for all, some, especially I'm talking about the ruling parties, ठीक है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे टीचर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कि भाई पहले तो उसकी फुल फॉर्म जरूर बताएं। ये बहुत अच्छी आदत होती है जो बच्चे ये समझ लें कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर कोई आपसे शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्लीज आंसर में आप लोगों को उसकी फुल फॉर्म जरूर बतानी है, ठीक है अंशुमन? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आदित्य, वंश, हर्षित, टीचर एक्सपेक्ट करता है आपसे उदय, ठीक है, विदित एंड दीपक। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर? सम एमएलएज, उसके बाद ब्रैकेट में प्लीज नोट राइट करना है आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि स्टेट के लिए है, ठीक है। हैव ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्वेल रोल लिख सकते हो, ठीक है। एज इन एन एमएलए, एमएलए तो एज ए एमएलए तो काम करेगा ही, ऐसे लिख सकते हो। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एक चीज तो ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड एज अ मिनिस्टर, ठीक है। और ब्रैकेट में एक चीज जरूर मेंशन करिए, इन रूलिंग पार्टी। जर्नली, यहाँ पे इन जर्नली लिख लीजिए रूलिंग पार्टी, या फिर ऐसे लिख लीजिए रूलिंग पार्टी। इस आंसर में ना बेटा, समझो मेरी बात, आप चाहे 50 स्टेटमेंट लिख के आ जाओ, 50 लाइनें लिख के आ जाओ एक नंबर के क्वेश्चन में। और ये मेन मैंने आपको, अगर ये आपका पेपर है, आप पेज ऑफ, अगर आप नोटबुक पे लिख रहे हो तो मैक्सिमम एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन और हाफ लाइन, है ना? 1.5 लाइन में आंसर आ जाए। ऐसा आंसर है कि इसके अंदर से आधा, कि मैम कोई भी टीचर कितना भी खतरनाक है वो आंसर नहीं काट सकता। मैं आपको सिखा रही हूँ लिखना,
कि कभी भी ऐसी चीजें आती हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब चीजें आपको बतानी है। टीचर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट। अब सोच लो एक नंबर में मैं तो लिख देता हूँ ही इज एक्ट एज अ मिनिस्टर, ही इज एक्ट एज अ एमएलए, ठीक है, बट एमएलए तो बताओ फुल फॉर्म क्या है। और सम की बात हो रही तो सम को लिखो। एज अ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी में ही होगा, वो मिनिस्टर पोजिशन में नहीं बन सकता। अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आप रूलिंग पार्टी में ही होगे ना। मैंने इस लाइन के अंदर सब कुछ भी लिख दिया। अब चाहे आप इसमें 50 एक पूरा लंबा पैराग्राफ लिख दो, फिर भी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। एकदम से नहीं आएंगी सभी चीजें, आपको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कल से ही ऐसे आंसर्स लिखने लग जाओगे, बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आंसर लिखो आप लोग तो मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुना करो और सोचा करो। आप अगर अपने स्कूल के आंसर्स भी लिखते हो ना तो भी सोचा करो कि हाँ मैम ऐसे बताते तो हमें ऐसे लिखना, चाहे वो 1 नंबर का आंसर है या 2 नंबर का है या 3 नंबर का है। आंसर आप अपनी तरफ से परफेक्ट लिखने की आदत बना लो आज से, सो दैट फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर आप आंसर लिखना सीख गए ना तो पढ़ना सीख जाओगे रियल सेंस में। समझ आ गया? वो पता चल जाएगा मुझे कितना पढ़ना है किस आंसर के हिसाब से। चले, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Answer the following in short. Discuss the ideas about the social order expressed in these composition. अब ये एक तो ना मुझे सच में समझ नहीं आता, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र वाले जो हैं ये क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देते हैं, ना तो चैप्टर का नाम बताते हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्कूल में तो नहीं आते हैं, आई नो, ठीक है। पर ये चैप्टर आपका है एक्चुअली फ्रॉम द टॉपिक डिवोशनल पाथ्स जो है, ठीक है ना आपका, जिसमें मीराबाई और जो ये है ये सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो पोइट्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, लिखिए। अब क्योंकि ये 2 नंबर का है तो इसमें भी ज्यादा नहीं, अब इसमें ज्यादा ये नहीं कि आप उसकी कंपोजिशन, आप इसमें कंपोजिशन किसकी है बेटा पहली बात। वैसे तो इसमें देना चाहिए बट आपको आंसर पता होना चाहिए। द कंपोजिशंस ऑफ सेंट, ऐसे लिख सकते हो, द कंपोजिशंस ऑफ सेंट तुकाराम, सेंट तुकाराम, ठीक है, आर एज फॉलोज, मतलब आर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डर एज। तो मैंने यहाँ पर कंपोजिशन किसके बारे में बात कर रहा है वो बता दिया, ठीक है। अगर आप बुक में देखते हो आपके एनसीईआरटी वगैरह में तो यहाँ पर तुकाराम के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है गॉड लिव्स इन हार्ट्स ऑफ ऑल। आज 8th का कर रहे हैं, कल हम 9th का करेंगे तो थोड़ा और आप लोगों के लिए मतलब हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऑल हाई, आगे लिख लीजिए हाई और लो, मतलब दलित्स में भी या फिर हाई उसमें भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में यहां लिख दे रही हूँ, ही ट्रीट्स, ही कौन, गॉड, ही ट्रीट्स द वीक एज हिज सन एंड डॉटर। ये तुकाराम ने बोला, ठीक है, उनके आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किया हुआ है। लिख लीजिए बेटा जल्दी जल्दी या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वंश आप नोट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, दीज पायस पीपल, मतलब पीपल जो हैं सारे के सारे पीपल, ओके ओके, गुड गुड वंश, ठीक है, लग रहा था हम नोट नहीं कर रहे। गॉड देमसेल्व्स, ठीक है, लिख लिया। हर्षित लिख रहे हो साथ के साथ ना? एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट। इफ एनीवन इल ट्रीटेड, ये तो सिंपल एक तरीके का आंसर है कि इसमें पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और 2 नंबर में 4 तो देने ही चाहिए ना आपको, 4 चीजें तो समझानी ही चाहिए। 4 पॉइंट तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 ही है पॉइंट तो 2 ही दो, अगर 4 है ही नहीं तो जबरदस्ती मत बनाना एक ही चीज। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को 4-4 बार लिखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। एक ही पॉइंट को पूरा, आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो अपने आंसर्स को। आप स्कूल के जो एनुअल एग्जामिनेशन हो ना उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो, आंसर में जो मेन मेन चीजें हैं उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो। टीचर विल बी इम्प्रेस्ड विद यू और मार्क्स इतने अच्छे देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, हो गया सबका डन? विदित, अंशुमन, उदयत, उदय, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर
व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? बहुत सिंपल है। व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ रॉक्स? ठीक है, अब इसमें इतने सारे यूजेस है, अब 10-15 तो लिखने वाले हो नहीं, ठीक है, ना ही आप इसमें वो लिख सकते हो, तो इसमें आप एक सिंपल सी लाइन में लिख लीजिए कि द यूजेस ऑफ रॉक्स क्या होंगे। द रॉक्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, ठीक है, सम यूज्ड इन ज्वेलरीज, ज्वेलरी, ठीक है, और फॉर मेकिंग सीमेंट एक्सेट्रा। इतना लिख दीजिए, बहुत है। यूजर्स के बहुत सारे यूज हैं, 2 लाइन में इतना बहुत। एक्सेट्रा कंप्लीट्स द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सेट्रा कंप्लीट्स द आंसर। एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे और हैं, हमारे पास इतने ही हमने बताया अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स गिवन है। समझ आया? आगे करो। डन ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What type of vegetation is found in tropical deciduous forest? है ना? अब इसमें वेजिटेशन में लिख लीजिए पीपल। अब बहुत सारे हैं इसके अंदर भी, पीपल, खैर, सैंडलवुड, ठीक है, मलबरी, ठीक है, केन, अर्जुन, बेम्बो, बेम्बू जो है, ठीक है, महुआ, बेटा उधर जाओ, चलो, महुआ, कुसुम, ठीक है, आंवला। ये मेन मेन जो है वो मैंने लिखवा दिया, एक्सेट्रा। हो गया सबका बेटा? और भी जैसे डिसिशियस में आपका शीशम भी आता है, साल, तीक, वो भी लिख सकते हो। साल, तीक, ठीक है, नीम, शीशम ट्रीज, ये सब आते हैं, तो इतने में से ये काफी है। बहुत सारे हैं, अब इतने सारे में एक्सेट्रा लिख दिया, बस इनफ है। ओके, अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई होप। आपको इसके लिए मैं टाइम देती हूँ। आपको लिखना है इस क्वेश्चन के बारे में पहले, फिर मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी बस 10 मिनट है। पहले आप लिखिए इसके आंसर 5 मिनट्स में, फिर मैं आपको इसका आंसर करवाऊँ। ठीक है, राइट इन ब्रीफ द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एमएलए। सबके सब करिए, सो दैट मैं आपको फिर आपसे आंसर पूछूंगी, देखूंगी कौन अच्छा करता है।
हो गया? कर लीजिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट और है, फिर मैं कर। डन मैम। हाँ जी, बताओ वंश, फिर कर लिया है तो बोलो। मैंने भी कर लिया। हाँ चलो, एक एक करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। मैम, द पीपल इलेक्टेड वन हु रिप्रेजेंट द स्टेट that become the member of legislature assembly, which is known as MLA. Each state has 7 to 9 MLAs which represent its states. हम्म फिर आपने मेन कोई चीज बताई नहीं इसके बारे में। चलो, मैम मैं बता दूं अब। और बताओ बताओ, मैम मैं बोलो। The whole state is divided into many geographical units called constituency. One MLA is elected from one constituency. The number of MLA depends on the size and population of the state. The people elect the MLA, and the MLA from different constituencies make the laws in favor of the people. If the MLA of one party is greater than the other party, the MLA is the ruling party, and the second highest in the second and the party having the second highest MLA is the opposition party. मैम अभी इसके आगे नहीं लिखा। ठीक है, नाइस, बोथ ऑफ यू। ठीक है, ठीक है आपका, पर ठीक है बेटा, आप देखो सही है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जो एमएलए है, ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू द जियोग्राफिकल डिविजन्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में स्टेट को डिवाइड किया जाता है। उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पर्टिकुलरली आपके जो है पर्सन जो है वो खड़े होते हैं एमएलए के इलेक्शन के लिए। जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे वाराणसी फॉर एग्जाम्पल, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके ए और बी जो है वो खड़े हुए कैंडिडेट बन के, ठीक है, जिसमें से वोटिंग हुई। ठीक है, वोटिंग में ए को ज्यादा वोट मिले बी से, तो ऑब्वियसली सी बात है ए विल बी द एमएलए, ठीक है, फॉर दैट पार्टी, और बी जो है उस जगह के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या होगा, एज अ अपोजिशन मेंबर। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से स्टेट जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एंड देन उसमें वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग जो है। ठीक है, फिर वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है हु विल बी द एमएलए, और जिसके वोट्स ज्यादा होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।